नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज मैं आपको उस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो राष्ट्रभाषा हिंदी, जिसे कहा जाता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसके उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं। और देश भर में लगभग 35,000 से ज़्यादा लोग जो है वो हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदी के सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदी को जो गौरव मिलना चाहिए उसके लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अर्पण जैन से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। डॉक्टर अर्पण जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत कार्यक्रम में। डॉक्टर अर्पण जैन जो हैं वो मातृभाषा उन्नयन के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं और पूरे देश भर में हिंदी को लेकर अलख जगा रहे हैं और कई उपलब्धियां अब वे हासिल कर चुके हैं। हिंदी को लेकर जो गौरव, जो सम्मान उसे मिलना चाहिए। हालांकि इस सम्मान के लिए यदि हम लोग लड़ रहे हैं तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक ही कहा जा सकता है कि जिस हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, जो हिंदुस्तान है, जो हिंदी का एक देश है, उसी के लिए हमें अपनी ही भाषा के लिए उन्नयन के लिए कार्य करना पड़ रहा है। अर्पण भाई, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो उन्नयन का कार्य आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितना समय हो गया और आज देश भर में कितने लोग हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं? मातृभाषा उन्नयन संस्थान के पहले प्रकल्प मातृभाषा.com की शुरुआत 2016 में हमने 12 नवंबर में की थी। उसके बाद हमने लगातार हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए देश भर में प्रवास और आंदोलन करे। 2018 में पंजीकृत होकर मातृभाषा उन्नयन संस्थान उसका स्वरूप बन चुका था। चूँकि ये सौभाग्य भी है कि हिंदी की पहली बार बात जो हुई थी 1918 में इंदौर से ही हुई थी और 2018 में ठीक 100 वर्षों बाद जब मातृभाषा उन्नयन संस्थान स्थापित होने की दिशा में आया या जो उदय होने की दिशा में, वो भी इंदौर से ही आया। ये एक सौभाग्य की बात भी है। तो तब से लेकर लगातार हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है और हिंदी की सक्षमता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और हिंदी को मजबूत बनाने के लिए देश में लगभग 30 से 35,000 लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने 19,78,000 लोगों के हस्ताक्षर अन्य भाषाओं से हिंदी में परिवर्तित करवा दिया। और ये साल से हिंदी को लेकर आवाजें उठी इंदौर से उठी सबसे पहली आवाज। हम यदि बात करें तो हम हिंदी के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, कहाँ आपको लगता है कि आज भी वो सम्मान हिंदी को नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से आप लोगों को मातृभाषा उन्नयन संस्थान की शुरुआत करना पड़े? कहाँ कमी है? इसको एक छोटी सी घटनाक्रम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा भैया कि एक मेरे बहुत परिचित IAS ऑफिसर थे। अनायास उनके घर में जाना हुआ। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसका भी एक मूल कारण है, इसके पीछे का एक दर्द है, एक वजह है। मैं उनके घर में एक अनायास जैसे गए तो वो स्नान पूजन ध्यान कर रहे थे। भाभी जी वगैरह सबसे मेरा परिचय बहुत अच्छा है, तो बोले भैया आप बैठिए, ये आ ही रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठता हूँ। इसी बीच उनकी बेटियां आई और अपनी माँ से शिकायत करने लगी, भाभी जी से शिकायत की, मम्मा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ग्रैंड माँ। तो मैंने कहा यार, कई बार होता है दादी और बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है। तो बोले वाई यू आर नॉट कम्फर्ट? मम्मा एक्चुअली ग्रैंड माँ इज स्पीकिंग हिंदी एंड शी इज़ वेयरिंग साड़ी, दैट इट इज़ वेरी नॉट प्रोग्रेसिव एंड वी आर लुकिंग सो पुअर। मैं सुनता रहा वो, मैंने कहा ये और इस तरह की कैसी भाषा में। मुझे लगा कि यार भाभी जी अभी डांटेंगी कि यार बेटा ये आपकी दादी है और ये सब चीज़ें उनके पहनावे और बोलने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। पर उन्होंने इसके ठीक विपरीत करा। शर्मा जी इस बीच आए, बोले और अर्पण भाई कैसे हो? इतने आप अर्पण भैया से बाद में बात करिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। तो मैंने कहा चलिए। चूँकि मैं उस परिवार में बहुत घुला मिला था, बोले ना मैंने वो बात कर रखी थी, तीसरी चौथी बार ये शिकायत हो गई और घर में वाकई ये माहौल बहुत ख़राब है कि मम्मी जी को अब कितना भी समझाओ, वो साड़ी वाड़ी पहनती है और हिंदी बोलती है। बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, हम एक IAS ऑफिसर के परिवार से हैं और सब हम गरीब नज़र आ रहे हैं, बच्चों को भी ये सब बहुत तकलीफ़ है। तो मैंने वो वृद्धाश्रम से बात कर रखी है, मैं मम्मी जी को भिजवाना चाह रही हूँ शनिवार। मुझे तब ये लगा कि अब शर्मा जी टोक देंगे कि हरी अति हो रही है। फिर भी अपन चुप, चूँकि IAS का मामला था। तो शर्मा जी ने कहा ठीक है, तुमने जो बात कर ली उसे डन करो। 8 दिन बाद वो, उस वक्त मैं अपनी बात करके निकल आया। 8 दिन बाद शर्मा जी से फिर किसी बात पे बातचीत हुई तो बोले कि यार वो मम्मी को छोड़ दिया है, ऐसा ऐसा। और 6 महीने बाद वो दादी चल बसी। ये आंदोलन तब उपजा कि आखिर एक भाषा जानने के कारण जो इस राष्ट्र का स्वाभिमान हुआ करती है,
उसके कारण हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ रही है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। मूल विषय यहाँ आता है कि अंग्रेज हमसे नहीं लड़ सकते थे, ये दुनिया जानती है, पर अंग्रेजों ने जो हमला करा वो हमारे पेट पर हमला करा, सीधे हमारी जीभ पर हमला करा, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हमला करा, और सांस्कृतिक विरासत को ही खत्म कर कर वो हम पर हावी भी हो पाए। 1740 का पलासी का युद्ध ले लो, चाहे 1857 की क्रांति ले लो, चाहे 42 का भारत छोड़ो आंदोलन ले लो, या 47 की आज़ादी की लड़ाई ले लो, इस पूरे दरमियान अगर अंग्रेज कहीं भारी रहे तो वो केवल हमारी सांस्कृतिक विरासतों को खंडन करने में, तोड़ने में भारी रहे। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, और फिर इसलिए हमें हिंदी के स्वाभिमान को बचाने की, क्योंकि पेट का रास्ता जीभ से जाता है। बिल्कुल यही वो टीस है कहीं ना कहीं जो हिंदी को लेकर काम करने के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रही है। यदि बात करें हम आज के हिंदुस्तान की, या बाजारवाद की बात करें, ये बाजारवाद वहीं से आपके ऊपर हावी होता है जब इंग्लिश बोलने पे आपको तुरंत नौकरी मिल जाती है और हिंदी बोलने पर आपको हीनता से देखा जाता है। क्या यह एक बहुत बड़ा कारण है इसको लेकर? ये निश्चित तौर पर भैया ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे कुल के बड़े कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा कहीं लिखते हैं कि अंग्रेजी कार दिला सकती है, हिंदी संस्कार की भाषा है। तो और जबकि भारत विश्व का दूसरा बड़ा बाजार है, हमारे बाजारों ने कभी भी हिंदी को उस तरह से नहीं अपनाया, ना ही हमारी राजनीति ने हिंदी का बाजारीकरण करा है। जैसे हम चाइना का कोई मोबाइल देखते हैं तो उस पर चाइनीज़ भाषा में कुछ भी अंकित होता है, वो अपनी भाषा पे घमंड करते हैं। हमारे देश की राजनीति ने वो नहीं करा, इसलिए हिंदी रोजगार की भाषा नहीं हो पाई। हिंदी जब तक रोजगार नहीं दिला पाई तो हमारे यहाँ इसको सीखने के, इसको उपयोग करने के, इसके प्रयोग करने के प्रति उदासीनता भी बनी रही। चूंकि अगर ये बाजार मूलक भाषा बनती है, धीरे धीरे वो समय आ ही रहा है, लगभग हम उसके मुहाने पर आ चुके हैं कि अब हिंदी बाजार का स्वरूप ले रही है, बाजार को प्रभावित कर रही है। इसीलिए महानायक अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में अगर संवाद करते हैं तो महोदय आदरणीय प्रणाम से करते हैं। कहीं हमारे ही कविकुल के कुमार विश्वास जी डाबर जैसे बड़े कंपनी का विज्ञापन जो करते हैं वो करने लगे, हिंदी का एक लाडला बेटा करने लगा है। बदलाव नजर आ रहे हैं। आप लोग किस तरह के काम करते हैं, मतलब उन्नयन के लिए किस तरह से मातृभाषा उन्नयन देश भर में किस तरह से काम करें और कितने लोगों को जोड़ रहे हैं आप? शुरुआती दौर से अगर मैं बात करूं तो ये हम 3 सिद्धांतों पर काम करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत होता है सशक्त होंगे, संगठित होंगे, सशक्त होंगे, फिर संघर्ष करेंगे। ये 3 मूल मंत्र हैं। संगठित होने की दिशा में हमने पहले हिंदी भाषी राज्यों का चयन करा, वहाँ प्रवास किए, लगातार व्याख्यानमालाएं की और हिंदी के प्रति जागरूकता लाए। कश्मीर में जब हमने काम करा तो पूरा के पूरा माहौल बदला हुआ था। जब हम 2016-17 में कश्मीर में काम कर रहे थे तब तो ये 370 हटी भी नहीं थी, बड़ा संघर्ष था। तब वो ये समझते थे कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। वहाँ पर क्या होता था कि हमारे जितने भी हिंदी योद्धा होते थे, पूरे देश भर में हमने हिंदी योद्धा नियुक्त कर रखे हैं जो बना रखे हैं निःशुल्क, मतलब जिसे स्वयंसेवा के तौर पे वो लोग काम करते हैं। ये कोई किसी के संगठन से कोई पैसा नहीं लेते, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो वहन है वो मातृभाषा उन्नयन संस्थान उन्हें उपलब्ध कराता है। वो वहाँ जाकर जागरूक करते हैं। हमने जब कश्मीर में काम करा वही फॉर्मूला हमें, वही जो फॉर्मूला बना वो दक्षिण भारतीय राज्यों में भी काम आया। मुख्य आय का स्रोत उस राज्य का क्या है? कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का मुख्य आय का स्रोत पर्यटन रहा है। और जब उनसे ये पूछा जाता था कि पर्यटक आते कहाँ से हैं, तो उनका एक जवाब होता था कि पूरे विश्व भर से आते हैं। फिर हम पूछते थे कि फिर भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ का है, तो कहते थे हिंदुस्तान से आते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान और कश्मीर को अलग मानते थे। तब तक हिंदुस्तान से आने वाला पर्यटक जो जानता था वो हिंदी भाषी होता था, हिंदी भाषा जानता था। उनके विषयों में उनके बच्चों को वो कहीं हिंदी नहीं पढ़ाते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे और कश्मीरी पढ़ाते थे। वहाँ पर पहाड़ी, डोंगरी और भी अन्य भाषाएं, पर वो कश्मीरी पर मुख्य ध्येय उनका रहता था और अंग्रेजी पर रहता था। जब उन्हें ये समझाया गया कि 2030-40 में जो पर्यटक आएगा यदि वो हिंदी भाषी हुआ तो आपके बच्चे तो उससे बातचीत नहीं कर पाएंगे और जो आपकी आय का मूल स्रोत है वही कमज़ोर हो जाएगा। इस बात को जब उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया जाता था, आज वो परिणाम दिखने को मिले कि 20,000 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हिंदी भाषा को प्रथम भाषा लेकर पढ़ रहे हैं। ये उपलब्धि, हाँ, मुख्य भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं। ये मातृभाषा उन्नयन संस्थान की उपलब्धि और हिंदी योद्धाओं की उपलब्धि। बिल्कुल, ये अपने आप में एक उपलब्धि ही कही जा सकती है कि यदि आप लोगों ने अलग जगाया, लोगों को घर घर जाके ये विश्वास दिलाया कि हिंदी भाषा ही आप लोगों का एक रोजगार का जरिया भी हो सकता है, उसके वजह से आज इतने लोग प्रथम रूप से हिंदी को पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात और भी जानना चाहूँगा कि केवल हिंदी ही क्यों?
हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। कहा जाता है कि हर चंद किलोमीटर के बाद में भाषा या बोली आपको अलग तरह की मिलेगी। तो आप केवल हिंदी के लिए क्यों, क्षेत्रीय भाषाओं को और प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं, उसके उन्नयन के लिए क्यों नहीं कार्य करते? बिल्कुल सही बात कही भैया आपने, आपका कहना बिल्कुल, सोचना भी बिल्कुल सही है। देश भर में इस समय 545 बोलियां बची हुई है। शेष तो मतलब डायनासोर के जीवाश्म की तरह गायब सी हो चुकी है। पहले भी अगर हम इसकी बात करें तो जब हम हिंदी को लेने के पीछे एक तर्क ये रहता था कि या तो संस्कृत इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकती है या हिंदी कर सकती है। अन्य भाषाएं, क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप है उसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं के भी शब्द हैं, प्राकृत, पाली या और अन्य संस्कृत भाषाओं के शब्दों को भी हिंदी में समाविष्ट किया हुआ है। हिंदी जो है वो संपूर्ण भाषा धरातल पे, भाषाई धरातल पे एक आलोक तैयार करती है। देश भर में आज सबसे ज़्यादा जानने सुनने समझने वाले लोग अगर कहीं उपस्थित हैं तो वो हिंदी के हैं। अगर हम हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं की तरफ जाते हैं तो हमारी दुविधाएं और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें जनभाषा के रूप में एक भाषा की स्थापना चाहिए जो पूरे देश भर में आपस में एक दूसरे को जोड़ सके। दक्षिण का व्यक्ति भी अगर उत्तर भारत में आकर काम करना चाहता है, या उत्तर भारत का व्यक्ति भी महाराष्ट्र में या मध्य भारत में जाकर काम करना चाहता है, या मतलब किसी अन्य राज्यों में जाकर काम करना चाहता है, तो उसे एक भाषा तो ऐसी मिले जहां पर वो संवाद स्थापित कर सके। अन्य भाषाओं या बोलियों की तुलना में हिंदी का प्रतिशत अधिक होने से हिंदी का चयन किया गया, और हिंदी को ही अगर राष्ट्र की एक रूपता के रूप में स्थापित किया जाए और राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो अन्य सारी भाषाओं का सम्मान राजभाषा के रूप में स्थापित रह सकता है। और हिंदी के महत्व के कारण वो जनभाषा के रूप में, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो जनभाषा के रूप में प्रचलित है। हर राज्य में हिंदी को बोलने सुनने समझने वाले लोग हैं, जबकि अन्य भाषाओं के साथ इसके विपरीत है। राष्ट्रभाषा कहा जाता है, क्या है? ये दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, और न केवल हिंदी बल्कि भारत की कोई भी प्रतिनिधित्व आधिकारिक भाषा ऐसी नहीं है जो राष्ट्रभाषा है। इसके प्रमाणिक दस्तावेज गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं कि हिंदी या अन्य कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में राजभाषा अधिनियम की धारा 343 के प्रथम खंड में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि संघ की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी उसकी राजभाषा है, और अंग्रेजी भी उसके साथ समान रूप से स्थान साझा कर रही है। जबकि वो अगर जनगणना आंकड़ों को देखें, जनगणना के साथ तो महज 2% लोगों की प्रथम भाषा अंग्रेजी है, वो आज हिंदी के साथ समान रूप से स्थापित हुए, समान रूप से एक स्थान ग्रहण कर रही है राजभाषा। सुषमा स्वराज ने भी शायद इसका उल्लेख, सुषमा स्वराज जी ने संसद में भी इस चीज़ का उल्लेख किया था जब हमारी देश की प्रतिनिधित्व भाषा के तौर पे यूएन में हिंदी को स्थापित करना था, तब ये उल्लेख किया था संसद में, और ये प्रोसीडिंग में भी है कि हिंदी के लिए देश भर में जब संघर्ष चल रहा है तो हिंदी को भारत की पहले राष्ट्रभाषा बनाया जाए, फिर हम 400 करोड़ रुपए खर्च करने की स्थिति में आ जाएंगे और हिंदी को यूएन की भाषा भी बना सकते हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान के कार्यों का भी कहीं उल्लेख किया था उन्होंने। सरकारों की क्या स्थिति है? सरकार, प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसको लेकर करोड़ों का बजट आता है, हर साल मनाया जाता है, हर साल सेम स्थिति रहती है। तो क्या भूमिका है सरकारों की हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? सन 64 में दौलत सिंह कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की स्थापना की थी। सन 67 में पहली शिक्षा नीति के रूप में जब दौलत सिंह कोठारी आयोग का मसौदा आया था तो उसमें एक बात, राजभाषा अधिनियम आया था, राजभाषा विभाग बना, तब राजभाषा अधिनियम को पहली बार पारित किया गया। तब एक पंक्ति उसमें लिखी थी कि हम शासकीय हिंदी और सामान्य बोलचाल की हिंदी के अंतर को कम करेंगे। वही पंक्ति 2021 में उनके आने वाले मसौदे में लिखी हुई मिलती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते 40-50 सालों में हिंदी की स्थिति कहां से कहां पहुंची। हम आज भी वहीं वो अंतर कम नहीं कर पा रहे, जबकि 50 साल में तो परिवर्तन आ जाता, वो अंतर खत्म हो जाना चाहिए था। सरकार ने लगातार इस पर बजट खर्च करती है, पुरस्कार बांटती है, किताबें छपवाती है, और मैं दुर्भाग्य के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो किताबें छपती है वो बाजार के लोगों के काम की नहीं होती या बाजार में पहुँच नहीं पाती। जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो प्रायः केवल एक लेखक भर को पुरस्कार दिए जाते हैं, पर हिंदी के लिए असल काम नहीं किया जा रहा। सम्मान मिलना चाहिए वो हिंदी सम्मान नहीं मिल पा रहा, हिंदी का प्रचार नहीं हो पा रहा। जबकि कांग्रेस सरकार में भी ये दुविधा रही है कि हिंदी के लिए संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी के कुछ छात्रों का चयन किया गया था, हिंदी का कीपैड बनाया गया। अब तो सब कुछ अंकरूपण की दुनिया है, डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, फिर भी हिंदी वो बल नहीं प्राप्त कर पा रही। हम तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, वैज्ञानिक और विधिक शब्दावलियां इतनी क्लिष्ट है, हिंदी की इतनी कठिन है कि आम जन उससे दूर भागता है।
कठिन बना दिया गया इसे जबकि सरलीकृत किया जा सकता था। यही सरकारों कारण ने है इस कि दिशा में मातृभाषा उन्नयन का शुरुआत हुई और उस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यदि देश भर की बात की जाए तो लगभग 35,000 से अधिक आप लोगों के योद्धा है जो कार्य कर रहे हैं। ये एक शहर 11 घर क्या अभियान है, किस तरह का अभियान है जिसको लेकर आप लोग आगे? मातृभाषा उन्नयन संस्थान का जो मूल ध्येय है वो है हिंदी का प्रचार, हिंदी के प्रति जनजागरण करना। इसी के अंतर्गत मातृभाषा उन्नयन संस्थान का एक महनीय अभियान है, एक शहर 11 घर। 11 घर से तात्पर्य होता है कि हम पूरे उन 11 परिवारों को तैयार करें, वो हिंदी योद्धाओं के तौर पे काम करें और वो 11 परिवार पूरे अपने शहर के अंदर लगातार हिंदी के लिए जनजागरण की स्थितियां लाए, जनजागरण पैदा करें, कवि सम्मेलन आयोजित करें, व्याख्यान, प्रवास हो। क्योंकि मातृभाषा उन्नयन संस्थान के जो सक्षम हिंदी योद्धा हैं वो हर शहरों में जाकर अपने 11-11 घर तैयार करते हैं। वो 11 घरों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे शहर पर नजर रखे और उनको हिंदी के प्रति जनजागरूक करें। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बीते कुछ महीनों में ही हम लगभग 100 से ज़्यादा शहरों तक पहुंच चुके हैं और आगामी दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। जो हर शहर में हमारे 11 हिंदी योद्धा कम से कम स्थापित होंगे। इस समय देश में 702 जिले हैं और लगभग 4112-15 के आसपास कुछ विधानसभा हैं। इन सब जिलों में मातृभाषा उन्नयन संस्थान के सक्षम हिंदी योद्धा खड़े हैं, तैयार हैं, जो हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। क्या बदलाव नज़र आता है? पिछले 5 सालों से 6 सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, अब हिंदी भाषा को लेकर किस तरह के बदलाव आपको नजर आए? जो हिंदी योद्धाओं के श्रम को, इनके महनीय श्रम का बदलाव इस बात से लगाया जा सकता है भैया कि हिंदी को बाजार बहुत सहज रूप से अपना रहा है। जहाँ कहीं हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री ये कहते थे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अब वो कहते हैं कि भारत में निर्मित हो, आत्मनिर्भर भारत बने। हम अपनी देश की तरफ, अपनी देश की संस्कृति की तरफ, अपनी देश की माटी की तरफ, अपनी देश की भाषा की तरफ बढ़ निकले हैं। बाजार हिंदी को अपना रहा है। अब हिंदी की, जो हम 2016 या 15 की बात करें तो हिंदी के रोजगार के अवसर बहुत कम उपलब्ध हुआ करते थे। आज अगर देखा जाएगा तो हिंदी जानने समझने वालों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। महाविद्यालयों में, विद्यालयों में लगातार इसकी हिंदी की जो सूचियां निकलती है उनमें जो उत्तीर्ण छात्रों को लिया जाता है, उनको नौकरियां उपलब्ध हो रही है। बाजार में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो उत्पाद आ रहे हैं, वो भी हिंदी में अपनी जानकारी दे रहे हैं। विज्ञापन जगत हिंदी को अपना रहा है। ये एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। यदि बात की जाए राज्यों की तो हिंदी के माध्यम से राज्यों के बजट या फिर उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर किस तरह के काम आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं या क्या कुछ उसके प्रयास किए जा रहे हैं? मातृभाषा उन्नयन संस्थान का एक शोध दल है जिसमें 11 सदस्यीय शोधार्थी हैं जो लगातार इसी विषय पे पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, 3-4 वर्षों से। उनकी शोध का कुछ निष्कर्ष मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मतलब थोड़े दिनों में वो शोध पत्र और शोध रिपोर्ट जो है वो पूरी की पूरी आ रही है। जैसे राज्यों की सबसे ज़्यादा 3 आय का जो मुख्य कारण होता है वो 3 चीज़ें होती है, पर्यटन और वहाँ की खनिज संपदा, और तीसरा जिसे ये कहा जाए वहाँ पर उपलब्ध उद्योग। अब जैसे दक्षिण की बात करें, क्योंकि अभी जो सबसे कमजोर कड़ी है वो दक्षिण माना जा रहा है। दक्षिण पर्यटन संपन्न राज्य है, पर वहाँ के देश के अन्य राज्यों के लोग नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पर हिंदी भाषा नहीं जानी जाती है। अब जैसे वही बात करूँ कि कर्नाटक का व्यक्ति मुंबई में आके या इंदौर में आके काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो इंदौर की भाषा नहीं जानता, वो मुंबई की भाषा नहीं जानता, जबकि हिंदी दोनों ही जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त रूप से स्वीकार की जाती है। जब हिंदी वहाँ पर राज्य अपनाएंगे, हिंदी को बढ़ावा देंगे, हिंदी सीख, ये नहीं कहा जाता कि आपकी भाषा को भूल जाइए। प्रथम तौर पर अपनी मातृभाषा का स्थान दें, द्वितीय स्थान पर आप हिंदी को जगह दें, हिंदी सीखने, समझने, पढ़ने, सिखाने पर काम करें, तीसरे स्थान पर अंग्रेजी भी सिखाएं। इससे ये होगा कि वैश्विक रूप से भी वो परिपक्व होते हैं, अंग्रेजी जानने से भी वो अन्य देशों के साथ अपना काम कर सकते हैं। उद्योगों को मजबूत करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है वो उसकी मजदूर इकाई होती है, जो वहाँ के कामगार लोग होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं। यदि वो हिंदी जानेंगे तो वो अन्य राज्यों में भी जाकर काम कर सकते हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में यदि आपके राज्य के लोग, पर्यटन संपन्न राज्यों के लोग यदि हिंदी में बोलचाल करेंगे, हिंदी भाषा में संवाद करेंगे, तो उनकी आय का जो मुख्य कारण है वो पर्यटन से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तीसरा हम जो बात करते हैं वो खनिज संपदा। खनिज संपदा चूंकि ये तो इसको बेचना तो कहीं पड़ेगा ही ना, क्योंकि आपको बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा, बाजार बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा 57.43% जो लोग जानने समझने लगे वो हिंदी जानते हैं। इसलिए हिंदी से इनके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्यों को इससे बड़ा फायदा होगा। लगभग उनकी आय का 27 से 28.22 या 23% जो है, कुछ आंकड़ा मैं कहीं कंफ्यूज हूँ, कहीं भूल रहा हूँ, 27% भी मान ले तो 27% आय हर राज्यों की बढ़ जाएगी केवल हिंदी जानने समझने और सिखाने भर से।
और देश की आय का स्रोत भी बढ़ जाएगा, देश में जो प्रतिभा है उनको भी अवसर मिलने लग जाएगा। देश के 11 राज्य हैं जहां हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है प्रथम भाषा के रूप में, और लगभग 43.66% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को तवज्जो देते हैं और प्रथम भाषा के रूप में माना जाता है। अंग्रेजी भाषा का क्या स्थिति है उसमें, क्योंकि आज की डेट में आज सिग्नेचर भी करता है तो व्यक्ति ज़्यादातर जो है हम देखते हैं कि इंग्लिश में ही सबसे पहले करता है। यदि कोई हिंदी में अपना सिग्नेचर करता हुआ पाया जाता है तो उससे कुछ अलग मान लिया जाता है। इंग्लिश की, अंग्रेजी की क्या स्थिति है? अंग्रेजी, अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो देश का जो 2011 की जनगणना के आंकड़े कहते हैं वो महज 2% लोग अंग्रेजी जानते समझते हैं या अंग्रेजी में को प्रथम भाषा के तौर पर स्वीकार करते हैं। केवल 2% हिंदुस्तान की। ये जनगणना के आंकड़े, इसमें मैं कहीं कुछ भी वो आंकड़े नहीं बदल सकता क्योंकि ये तो सरकारों द्वारा जनगणनाएं कराई जाती। 2021 में जनगणना और होने वाली थी पर वो कोविड के कारण टल गई, आगे और होगी, तब भी मालूम पड़ेगा कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। इसके पीछे हावी है जी स्थिति तो यही नजर आ रही है कि 2% के कारण 98% वाली जो भाषा है हिंदी, उसके समकक्ष 2% वाली अंग्रेजी खड़ी है। ये आंकड़ों की बात है। अब हम अगर प्रायोगिक दृष्टिकोण से बात करें तो जनगणना में क्या होता है कि जब वो भाषा का जो स्तंभ आता है, भाषा का जो कॉलम आता है, वहां पर आदमी वही भाषा लिखता है जो उसके राज्य की भाषा होती है, जिसमें वो सहज होता है। तो अंग्रेजी हमारे यहाँ किसी राज्यों की, बहुत कम राज्यों की जो है वो भाषा है जहाँ जानने समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, जैसे अंडमान की भी मान सकते हैं, केरला की मान सकते हैं, पर बाकी 11 राज्यों की हिंदी भाषा जो है मुख्य भाषा है, राज्य भाषा है। इस कारण से हिंदी का प्रतिशत आंकड़ा बढ़ा है और वो 11 राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बड़े राज्य हैं देश के, जिन राज्यों की भाषा हिंदी है। क्या बात है। जन जागरण का ये अभियान जो है आपका मातृभाषा उन्नयन का, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक प्रयास करेंगे, किस लेवल तक? प्रथम ध्येय तो भैया बहुत स्पष्ट है। मातृभाषा उन्नयन संस्थान के 7 से जोड़ो 7 एक हमारे आंदोलन का ध्येय वाक्य है। हमारे 7 मूल उद्देश्य है। उसमें पहला उद्देश्य है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, दूसरा हिंदी रोजगार की भाषा बने, तीसरा जनता को जनता की भाषा में न्याय मिले। आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाएंगे तो एक अंग्रेजी में लिखा हुआ एक दस्तावेज आता है न्यायमूर्ति के यहाँ से, जिसमें उसका फैसला होता है, पर ग्रामीण जन या मतलब शहरी क्षेत्रों में भी ये होता है प्रायः कि वो अंग्रेजी भी इतनी क्लिष्ट होती है कि सामान्य बोलचाल की भाषाओं में न होने से जनता को अपनी भाषा में न्याय नहीं मिल पा रहा है। चौथा हमारा मुख्य ध्येय है कि जनभाषा के तौर पर हिंदी की स्थापना हो। जनभाषा के तौर पर अगर हिंदी की स्थापना होगी तो सारे राज्यों के अंदर जो है वो संवाद की मुख्य भाषा हिंदी बन जाएगी और हिंदी के बनने से रोजगार के अवसर और बढ़ जाएंगे। ये मातृभाषा उन्नयन संस्थान के आंदोलन के कुछ मुख्य ध्येय हैं। इसके बाद जब अभी तो हमारा संगठित होकर हम सशक्त होने की दिशा में काम कर रहे हैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान, इसके बाद हम संघर्ष करेंगे। हमें सड़कों पर आना पड़ेगा क्योंकि हमें न्याय चाहिए। कहीं रश्मि रथी में मतलब कृष्ण की चेतावनी के रूप में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। बात संदर्भ तो पांडवों की थी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गुना। हम मांग ही क्या रहे हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा ही तो मांग रहे हैं, और वो भी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा विडंबना है कि हिंदुस्तान में ही हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए और गौरव दिलाने के लिए मातृभाषा उन्नयन जैसे संस्थाओं को चलाना पड़ रहा है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और वो भी उस स्थिति में जब हिंदी के लिए इंदौर से ही आवाज़ उठी थी, उसे भी लगभग 100 साल हो चुके हैं। तो डॉक्टर अर्पण भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। हमारी शुभकामना है कि आप जिस मुहिम को लेकर एक अभियान चला रहे हैं वो सक्सेस हो और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हिंदी को वो गौरव मिले, सम्मान मिले और सभी लोग हिंदी में हस्ताक्षर करते हुए नज़र आए, हिंदी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में कहते हुए नज़र आए, जो कश्मीर में आप लोगों ने कर दिखाया है। हम अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।